नमस्कार। संस्कृत को लेकर एक बात अक्सर कही जाती है कि इसमें शब्दों को आप किसी भी क्रम में रख सकते हैं और मतलब नहीं बदलता। एक तरह की पूरी आज़ादी। पर क्या ये वाकई सच है या इस आज़ादी के पीछे भी कुछ नियम छिपे हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण से। रामः ग्रामम गच्छति, यानी राम गांव जाता है। कर्ता कर्म क्रिया, एकदम सीधा साधा वाक्य है। अब देखिए, असली मजा तो अब शुरू होता है। अगर हम क्रिया को बीच में ले आए तो रामः गच्छति ग्रामम। और कमाल की बात यह है कि ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, क्रिया को सबसे पहले रखकर देखें, गच्छति रामः ग्रामम। हाँ, ये भी एकदम ठीक है। चलिए इस बार कर्म को सबसे आगे रखते हैं, ग्रामम रामः गच्छति। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। या फिर ऐसे कहें, ग्रामम गच्छति रामः। ये भी पूरी तरह से व्याकरण के हिसाब से सही है। और आखिर में गच्छति ग्रामम रामः। असल में इन तीन शब्दों के जितने भी यानी पूरे 6 के 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो सब व्याकरण की नज़र से सही हैं और उनका मूल अर्थ भी एक ही है। और बस यहीं से ये धारणा बनती है कि संस्कृत में शब्दों का क्रम पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या वाकई हर वाक्य में, चाहे वो कितना भी लंबा या जटिल क्यों ना हो, हम शब्दों को किसी भी क्रम में रख सकते हैं और मतलब वही रहेगा? इस सवाल के जवाब के लिए जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। इसका सही रूप है रामः दुग्धम पीत्वा शालाम गच्छति, यानी राम दूध पीकर स्कूल जाता है। पर यहाँ देखिए, शब्दों को बस यूं ही बेतरतीब ढंग से रख दिया गया है और नतीजा कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। मतलब ये वाक्य बिल्कुल बेमतलब है। तो जाहिर है इस स्वतंत्रता की कोई ना कोई सीमा तो है। और हमारी आज की पहेली यही है, वो कौन से नियम हैं जो इस स्वतंत्रता को एक दायरे में रखते हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए हम प्राचीन व्याकरण के ज्ञान से लेकर आज के आधुनिक भाषा विज्ञान तक का एक सफ़र करेंगे। हम देखेंगे कि ये नियम क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये सब हमें संस्कृत की बनावट के बारे में क्या सिखाता है। चलिए सबसे पहले चलते हैं हजारों साल पीछे और देखते हैं कि प्राचीन भारतीय व्याकरणों ने इस बारे में क्या सोचा। उन्होंने शब्दों के आपसी रिश्तों को समझने के लिए कुछ बहुत गहरे सिद्धांत दिए थे। इनमें से 2 सबसे अहम हैं, आकांक्षा और सन्निधि। पहला सिद्धांत है आकांक्षा, जिसका सीधा साधा मतलब है अपेक्षा या जरूरत। व्याकरण में इसका मतलब है कि वाक्य में हर शब्द को अपना मतलब पूरा करने के लिए दूसरे शब्दों की उम्मीद होती है। जैसे अगर मैं सिर्फ कहूं जाता है, तो सुनने वाले के मन में फौरन सवाल आएगा, भाई कौन जाता है, कहाँ जाता है? शब्दों की यही आपसी जरूरत आकांक्षा है। पर बात इतनी सीधी भी नहीं है। प्राचीन विचारकों ने 2 तरह की आकांक्षा में फर्क किया। एक है उत्थित आकांक्षा। ये एक जरूरी 2 तरफा रिश्ता है, एक मस्ट हैव वाला रिश्ता, जैसे कर्ता और क्रिया का। इनके बिना वाक्य अधूरा है। और दूसरी है उत्थापी आकांक्षा। ये एक तरफा और वैकल्पिक है, एक नाइस टू हैव वाला रिश्ता, जैसे किसी संज्ञा के लिए कोई विशेषण। ये हो तो अच्छा है, पर इसके बिना भी काम चल सकता है। दूसरा बड़ा सिद्धांत है सन्निधि, जिसका मतलब है निकटता या प्रॉक्सिमिटी। ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि जिन शब्दों का आपस में आकांक्षा वाला रिश्ता है, उन्हें एक दूसरे के पास रहना चाहिए। उनके बीच कोई ऐसा शब्द नहीं आना चाहिए जिसका उनसे कोई लेना देना न हो, क्योंकि वो उनके रिश्ते को तोड़ सकता है। इस क्लासिक उदाहरण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। यहाँ गिरिह यानी पहाड़ और अग्निमान यानी आग वाला, इनका आपस में एक रिश्ता है, लेकिन बीच में भुक्तम यानी खाया के आ जाने से वो रिश्ता टूट गया और पूरा वाक्य ही बेमतलब हो गया। यही है सन्निधि का उल्लंघन। तो ये तो हुई प्राचीन व्याकरण की बात। अब देखते हैं कि आज का आधुनिक भाषा विज्ञान इन पुराने गहरे विचारों को समझने के लिए हमें क्या नए औजार देता है। डिपेंडेंसी ग्रामर में हम शब्दों के बीच के रिश्तों को लाइनों से दिखाते हैं, जिन्हें आर्क्स कहते हैं। प्रोजेक्टिविटी का सिद्धांत एक सीधा सा नियम देता है, ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। सब कुछ साफ सुथरा, बिना किसी उलझन के होना चाहिए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है।
ये नियम थोड़ा ज्यादा ही सख्त निकला। जरा ये वाक्य देखिए, श्वेता धावती अश्वः, मतलब सफेद घोड़ा दौड़ता है। ये वाक्य सुनने और समझने में बिल्कुल सही है, पर जब हम इसका डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि श्वेता और अश्वः को जोड़ने वाली लाइन धावती की लाइन को काट रही है। मतलब प्रोजेक्टिविटी का नियम यहाँ टूट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक बेहतर, थोड़े और लचीले नियम की जरूरत है। एक ऐसा नियम जो श्वेता धावती अश्वः जैसे सही वाक्यों को तो इजाजत दे, लेकिन हमारे पहले वाले बेमतलब वाक्य को रोक दे। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। तो पता ये चलता है कि प्राचीन सन्निधि का असली मॉडर्न जुड़वां भाई सख्त प्रोजेक्टिविटी नहीं, बल्कि एक ज्यादा लचीला कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं प्लानैरिटी। प्लानैरिटी का नियम थोड़ा नरम है। ये बस इतना कहता है कि निर्भरता की लाइनें एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये हमें थोड़ी आज़ादी देता है, पर अराजकता से बचाता है। और ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है जब हम अपने पुराने बेमतलब वाक्य पर वापस आते हैं। जब हम इसका डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं तो देखिए क्या होता है। सारी लाइनें एक दूसरे में बुरी तरह उलझ गई हैं। ये एक नॉन प्लानर ग्राफ है। व्याकरण की सारी व्यवस्था भंग हो गई है, मतलब नियम टूट गया। तो थियरी तो बड़ी अच्छी लग रही है कि संस्कृत पदरचना प्लानैरिटी के नियम का पालन करती है, पर क्या ये असलियत में भी काम करती है? क्या संस्कृत के असली ग्रंथों में ये नियम दिखता है? चलिए सबूत देखते हैं। जब 1000 से ज्यादा गद्य वाक्यों का विश्लेषण किया गया तो एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखा। निकटता के नियम का उल्लंघन लगभग हमेशा उन्हीं शब्दों के साथ होता है जिनमें वो कमजोर वाली उत्थाप्य आकांक्षा होती है, जैसे विशेषण और संज्ञा का रिश्ता। जो जरूरी मस्ट हैव वाले रिश्ते हैं वो लगभग हमेशा अपनी जगह पर टिके रहते हैं। अब गद्य से कविता की ओर चलते हैं, जैसे कि भगवद गीता। यहाँ छंद और लय की जरूरतों की वजह से नियम ज्यादा टूटते हैं। असल में 344 श्लोकों में से 300 में सन्निधि का उल्लंघन मिला। लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि नियम कितनी बार टूटता है। असली कहानी ये है कि कौन सा नियम टूटता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ भी पैटर्न बिल्कुल वही है। इन सभी उल्लंघनों में से करीब 97% उन्हीं कमजोर नाइस टू हैव वाले रिश्तों में होते हैं। सिर्फ 3% मामले ऐसे हैं जहाँ कर्ता क्रिया जैसे मुख्य व्याकरणिक रिश्तों में नियम टूटता है। ये एक बहुत बड़ा और मजबूत सबूत है। चलिए अब उन गिने चुने 3% मामलों में से एक को देखते हैं जहां बड़े नियम भी उलझ जाते हैं। ये भगवद गीता का वो मशहूर श्लोक है जहां अर्जुन कहते हैं कि मन को वश में करना उतना ही मुश्किल है जितना हवा को पकड़ना। यहाँ तस्य अहम निग्रह मन्ये, इस हिस्से में एक छोटी सी व्याकरण की पहेली है। मुख्य क्रिया मन्ये का कर्ता अहम है और निग्रहम का कर्म तस्य है, पर शब्दों के क्रम की वजह से इन दोनों मुख्य रिश्तों की लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। ये प्लानैरिटी का एक सच्चा उल्लंघन है जिसे काव्य की स्वतंत्रता के नाम पर अनुमति दी गई है। तो इस सारी छानबीन के बाद हम कहाँ पहुंचे? क्या नतीजा निकला? क्या संस्कृत में शब्दों का क्रम वाकई स्वतंत्र है या इसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था काम कर रही है? सबूत हमें दिखाते हैं कि संस्कृत की पद रचना में कोई अंधी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत और मुनज़्ज़म निज़ाम है जिसके अपने नियम हैं। इसका मुख्य नियंत्रक है सन्निधि का प्राचीन सिद्धांत, जिसे आज हम प्लानैरिटी के रूप में बेहतर समझ सकते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो जरूरी व्याकरण के रिश्तों को बचा के रखती है और साथ ही कमजोर रिश्तों में शैली और कविता के लिए गुंजाइश भी देती है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब हम देखते हैं कि हजारों साल पहले सोचे गए व्याकरण के सिद्धांत और आज का आधुनिक कंप्यूटेशनल विश्लेषण दोनों एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं, तो ये सोचना पड़ता है, क्या ये नियम सिर्फ भाषा के हैं या ये इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हमारा इंसानी दिमाग खुद जानकारी को कैसे समझता और व्यवस्थित करता है।